हेलो बच्चों, आज हम लोग एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। उसमें हम लोग नीट का स्पेसिफिकली बायो के रिलेटेड जो बेसिक टॉपिक है, जिसे हम लोग सेल बोलेंगे, या तो स्पेसिफिकली जो थर्ड यूनिट दिया हुआ है एनसीईआरटी में, वो है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ वाला जो पहला चैप्टर है, मतलब सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, उस चैप्टर को हम लोग अब स्टार्ट करने वाले हैं। ये जो सेल है, ये बेसिकली बहुत सारे स्ट्रीम के अंदर इसका यूज किया जा सकता है, और इट्स अ बेसिक फॉर ऑल द स्ट्रीम्स। स्पेसिफिकली अगर हम लोग फार्मेसी का स्टूडेंट ले लो, या कोई अदर स्ट्रीम के स्टूडेंट ले लो, या स्पेसिफिकली नीट के स्टूडेंट ले लो, या अदर कोई भी फील्ड ले लो, उसके लिए आपको जो बेसिक चैप्टर की रिक्वायरमेंट है वो है सेल। तो आज हम लोग एक सेल की शुरुआत करेंगे। सेल जो टॉपिक होता है, इसको अगर बहुत अच्छे से अगर हमको पढ़ना है तो इसकी जो बेसिक चीजें हैं वो हमको एनसीईआरटी में दी हुई होती है। तो जो बच्चे नीट वाले हैं, जो नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो बच्चों ने अगर पहले ही इस चैप्टर को पढ़ लिया तो आपको आगे बहुत आसानी हो सकती है अदर चैप्टर को समझने के लिए। तो ज्यादा बातें नहीं करते हुए हम लोग अब नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, और उस चैप्टर का नाम है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। बेसिकली देखो बच्चों कि सेल जब हम लोग बोलते हैं तो हमारे जहन में ये बात आती है कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, या तो स्पेसिफिकली ये आता है कि सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। एक्चुअल में अगर कोई सेल है तो सेल अगर वर्ड यूज करेंगे हम लोग, तो अदर जगह पर भी हम लोग सेल ये वर्ड यूज करते हैं। तो सेल का एक बेसिक, सेल का मतलब होता है कि उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट जरूरी है, तब हम लोग उसको सेल बोलेंगे। तो एक सेल को कंप्लीटली सेल बोलने के लिए आपको तीन चीजें जरूरी होती, ठीक है। एक होता है कि उस सेल के अंदर उसकी बाउंड्री होना जरूरी है। क्या जरूरी है? बाउंड्री। मतलब स्पेसिफिकली अगर देखा जाएगा तो सेल की जो बाउंड्री होती है, वो सेल की बाउंड्री है सेल मेम्ब्रेन। सेल की बाउंड्री क्या है? सेल मेम्ब्रेन। देखो, अभी कुछ बच्चे ऐसे सोच रहे होंगे कि सर प्लांट सेल जो है, प्लांट सेल की तो बाउंड्री जो है वो सेल वॉल है। प्लांट की जो आउटर कवरिंग है वो सेल वॉल है, लेकिन सेल वॉल जो है ये लिविंग बाउंड्री नहीं है। बिकॉज सेल वॉल जो है ये एक डेड स्ट्रक्चर। प्लांट की जो सेल वॉल है, प्लांट सेल वॉल जो है, ये क्या है? एक डेड स्ट्रक्चर है। प्लांट सेल वॉल क्या है? डेड है। का मतलब ये होता है कि हम लोग यहां पर लिविंग की बात कर रहे हैं। क्योंकि अगर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ की अगर बात कर रहे हैं हम लोग, तो किसी भी ऑर्गेनिज्म को अगर हम लोग डिफरेंशिएट करना चाह रहे हैं कि लिविंग और नॉन लिविंग क्या है, लिविंग या नॉन लिविंग के अंदर क्या डिफरेंस है, तो आपको पहले ये बताना लगेगा कि कंसिडर करो कि सर ये जो पेन है ये नॉन लिविंग है, और स्पेसिफिकली सर आप लिविंग हो, तो इसमें क्या डिफरेंस है। तो आपकी एनसीईआरटी पहले पैराग्राफ में ये बोल रही है कि लिविंग होने के लिए ऐसी चीज की रिक्वायरमेंट है जो नॉन लिविंग में ना हो। तो जो पहली रिक्वायरमेंट है, जो आप द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर में भी पढ़ते हो, वो पहली रिक्वायरमेंट है कि सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, सेल होना चाहिए। तो अगर सेल की बात कर रहे हैं हम लोग, अगर सेल होना चाहिए बोल रहे हैं, तो सेल जो है, फिर ये सेल, कंप्लीट सेल किसको बोलेंगे? तो कंप्लीट सेल होने के लिए तीन रिक्वायरमेंट है। तो पहली रिक्वायरमेंट क्या है? बाउंड्री। और बाउंड्री मतलब क्या है? सेल मेम्ब्रेन। तो प्लांट की जो सेल वॉल है, इट्स नॉट ए लिविंग बाउंड्री। अगर आपको ऐसे क्वेश्चन पूछा गया कि प्लांट सेल की लिविंग बाउंड्री कौन है, तो आंसर सेल मेम्ब्रेन। और अगर प्लांट सेल की बाउंड्री कौन है, या तो डेड बाउंड्री कौन है, तो सेल वॉल। पहली बात क्लियर हो गई। तो क्या बोल रहे हैं हम लोग कि प्लांट सेल में जो सेल वॉल है वो डेड बाउंड्री है, और लिविंग सेल में जो बाउंड्री है वो सेल मेम्ब्रेन है, और सेल मेम्ब्रेन एक लिविंग बाउंड्री है। सेल मेम्ब्रेन
एक लिविंग बाउंड्री है। यहां तक समझ में आ गया आपको? सेकंड, नेक्स्ट जो चीज हमको चाहिए वो है कि हमको एक वर्क प्लेस चाहिए। वर्क प्लेस मतलब काम करने के लिए जगह चाहिए। अब उसके स्पेसिफिकली अगर देखेंगे तो सेल के अंदर काम करना मतलब सेल का जो वर्क है वो है मेटाबॉलिज्म। सेल का जो बेसिक वर्क है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? मेटाबॉलिज्म। याद रखो, मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म होना। मतलब एनाबॉलिज्म भी चल रहा है और कहीं पे कैटाबॉलिज्म चल रहा है, तो हम लोग बोलते हैं कि भाई यहां पर मेटाबॉलिज्म चल रहा है। तो अब आपको पता है कि सर एनाबॉलिज्म के अंदर कोई भी चीज फॉर्म हो रही है मतलब बन रही है। छोटी छोटी चीजों को मिलाकर जब हम लोग कोई बड़ी चीज बनाते हैं तब हम उसको क्या बोलते हैं कि सर एनाबॉलिज्म। क्या बोलेंगे उसको? एनाबॉलिज्म। लेकिन कोई अगर बड़ी चीज है और उसको हम लोग तोड़कर अगर छोटी छोटी चीजों में कन्वर्ट कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग कैटाबॉलिज्म। क्या बोलते हैं इसको? कैटाबॉलिज्म। अब तो इसीलिए आप ऐसे भी याद रख सकते हो, कैटा को आपने काटा बोलना है। कैटा क्या बोलना है? काटा, मतलब ब्रेक डाउन करना, मतलब तोड़ना। ठीक है, तो अगर कोई बड़ी चीज है और उसको छोटी छोटी चीज में हम लोग अगर तोड़ रहे हैं तो हम उसको क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे उसको? कैटाबॉलिज्म। तो अब आपकी एनसीईआरटी अदर चैप्टर्स में ये लिख रही है कि एनाबॉलिज्म का बेस्ट एग्जांपल फोटोसिंथेसिस है। क्या है? फोटोसिंथेसिस। और कैटाबॉलिज्म का बेस्ट एग्जांपल है रेस्पिरेशन। और स्पेसिफिकली अगर बोलेंगे तो सेल्यूलर रेस्पिरेशन। क्या आएगा? सेल्यूलर रेस्पिरेशन। क्या आएगा? सेल्यूलर रेस्पिरेशन। तो सेल्यूलर रेस्पिरेशन क्या है? एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है और एनाबॉलिज्म में स्पेसिफिकली फोटोसिंथेसिस एक एनाबॉलिक प्रोसेस। यहां तक आपको समझ में आ रहा है? तो सर फिर सेल के अंदर ये एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म कहां चलता है? मतलब इसके लिए आपको एक जगह चाहिए और उस जगह का नाम है साइटोप्लाज्म। क्या नाम है इसका? साइटोप्लाज्म। तो सेकंड चीज जो रिक्वायर्ड है आपको सेल को सेल बोलने के लिए या लिविंग बोलने के लिए, तो पहली चीज है बाउंड्री, दूसरी चीज है वर्क प्लेस। और स्पेसिफिकली ये वर्क प्लेस कौन है? साइटोप्लाज्म। कौन है ये वर्क प्लेस? यहां तक क्लियर हो गया? नेक्स्ट सर, अगर ये आपने लिख लिया होगा तो मैं इसको कट कर रहा हूं कि देखो कि अब यहां पर अगर हम लोग देखेंगे तो थर्ड चीज जो रिक्वायर्ड है हमको रिक्वायर्ड है उस थर्ड चीज का नाम है कि हमको एक कंट्रोलर की जरूरत है। किसकी जरूरत है? कंट्रोलर की जरूरत है। हमको किसकी जरूरत है? कंट्रोलर। मतलब सेल को कंट्रोल करने वाला कोई चाहिए। तो देखो अब सेल का कंट्रोलर जो है ना, कुछ बच्चे ये बोलते हैं कि सर सेल का कंट्रोलर न्यूक्लियस है। लेकिन याद रखो कि आपको परफेक्शन लाना है। आपको अगर नीट क्वालिफाई करना है तो आपको परफेक्शन की जरूरत है। तो आपने ये नहीं बोलना है कि सर न्यूक्लियस इज द कंट्रोलर ऑफ सेल। क्योंकि अब बताओ मुझे, बैक्टीरियल सेल में कहां न्यूक्लियस होता है? नहीं होता है ना। तो बैक्टीरियल सेल तो डेड है, मतलब बैक्टीरियल सेल तो लिविंग है ना, डेड है? लिविंग है। तो अब इसका मतलब है कि लिविंग के अंदर न्यूक्लियस रहना ये रिक्वायरमेंट नहीं है। इसका मतलब ये समझ में आया हमको कि अगर कंट्रोलर की बात कर रहे हैं तो कंट्रोलर जो है आपने परफेक्टली अगर बोलना है तो बोलेंगे डीएनए। क्या बोलेंगे? डीएनए। क्योंकि डीएनए जो है ये कंट्रोलर है। डीएनए क्या है? कंट्रोलर है। क्यों? क्योंकि अगर आप लोग बैक्टीरियल सेल को लेते हो तो बैक्टीरियल सेल के अंदर, और से सुनिए, बैक्टीरियल सेल के अंदर अब न्यूक्लियस तो नहीं है। यहां पर हम लोग जो डीएनए है उसको न्यूक्लियोइड बोलते हैं। न्यूक्लियोइड बोल रहे हैं, इसका मतलब यह है कि न्यूक्लियोइड मतलब डीएनए ही कंट्रोलर हो गया यहां पर। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि अगर कोई सेल के अंदर डीएनए प्रेजेंट है तो मतलब वो डीएनए क्या है? कंट्रोलर है। स्पेसिफिकली कंट्रोलर का मतलब ये होता है कि आपने मतलब वो स्पेसिफिकली पूरी तरह से सेलुलर एक्टिविटी को कंट्रोल करने वाला, जो सेलुलर एक्टिविटी को कंट्रोल कर सकता है उसको हम लोग कंट्रोलर बोलते हैं। तो अब बैक्टीरिया के अंदर ये जो कंट्रोलर है वो न्यूक्लियोइड है। लेकिन अगर हम लोग यूकैरियोटिक सेल की बात कर रहे हैं, यूकैरियोटिक सेल मतलब यूकैरियोटिक सेल में कौन से मेंबर आते हैं? तो आपने ये बोलना है कि यूकैरियोटिक सेल में सर प्रोटिस्टा से लेकर तो एनिमेलिया तक जितने भी किंगडम है, सभी किंगडम के मेंबर ये यूकैरियोटिक मतलब उन सभी मेंबर के अंदर यूकैरियोटिक सेल प्रेजेंट है।
इसका मतलब है कि प्रोटिस्टा रहने दो या फंगाई रहने दो या प्लांटी रहने दो या एनिमेलिया रहने दो, ये सभी के सभी कैसे मेंबर हैं? ये मतलब ये यू, उनके अंदर यूकैरियोटिक सेल है। अगर डोमेन के हिसाब से देखेंगे तो इनको यूकैरिया बोलते हैं। ये हम लोग पढ़ेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में। जब आप लोग स्पेसिफिकली जब टेबल पढ़ते हो तो उसके नीचे आपको 3 डोमेन क्लासिफिकेशन दिया है, और वो 3 डोमेन क्लासिफिकेशन देने वाले साइंटिस्ट कार्ल ऊज हैं। उसके बारे में डिटेल में हम लोग बाद में बात करेंगे। लेकिन अभी ये समझो कि जो यूकैरियोटिक सेल है, स्पेसिफिकली जब हम लोग यूकैरियोटिक सेल की बात कर रहे हैं तो यूकैरियोटिक सेल प्रोटिस्टा से लेकर तो एनिमेलिया के जितने मेंबर हैं उन सब के अंदर यूकैरियोटिक सेल होता है। इसका मतलब यह है कि इस यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट है। तो इसका मतलब यह हुआ कि यूकैरियोटिक सेल का कंट्रोलर न्यूक्लियस है, लेकिन न्यूक्लियस में भी स्पेसिफिकली वहां पर कौन है? तो वहां पर भी डीएनए है। तो बेहतर है कि यह बोलो कि कंट्रोलर ऑफ द सेल जो है वो डीएनए। तो इसका मतलब यह है कि ये डीएनए पूरी तरह से मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। पूरा सेल जो है स्पेसिफिकली सेल के अंदर चलने वाली सभी एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। मतलब अब गौर से सुनो कि सर मेटाबॉलिज्म में जो मेन रोल प्ले करने वाला है वो स्पेसिफिकली कौन होता है? एंजाइम। कौन होता है? एंजाइम। अब एंजाइम का दूसरा नाम क्या है? इसको बोलते हैं हम लोग बायोकैटलिस्ट। क्या बोलते हैं इसको? बायोकैटलिस्ट। और आपको ये बात अच्छे से पता होनी चाहिए कि अगर हम लोग एंजाइम को बायोकैटलिस्ट बोल रहे हैं, एंजाइम को अगर हम लोग बायोकैटलिस्ट बोल रहे हैं, तो अब एंजाइम का जो बेसिक नेचर है वो एंजाइम प्रोटीन है। एंजाइम का बेसिक नेचर क्या है? प्रोटीन है। एंजाइम का बेसिक नेचर क्या है? प्रोटीन है। याद रखो कि ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स एक्सेप्ट राइबोजाइम्स। ये आपको पेज नंबर 154 पे जो एंजाइम टॉपिक स्टार्ट हो रहा है उसके पहले लाइन में लिखा हुआ है कि एंजाइम, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन। एनसीईआरटी में कि ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, मतलब ऑलमोस्ट लिखने की वजह से उसने गुंजाइश छोड़ दिया कि भाई कुछ ऐसे भी मेंबर हैं जो प्रोटीन नहीं रहते, वे भी एंजाइमेटिक काम कर सकते हैं, और वो उनका नाम क्या है? राइबोजाइम। लेकिन हम लोग ओवरऑल बात कर रहे हैं, हम लोग ओवरऑल जब बात कर रहे हैं तो हमको ये पता चल रहा है कि एंजाइम जो है वो प्रोटीन इन नेचर है। अब प्रोटीन है तो प्रोटीन अगर सेल के अंदर बनाना है, प्रोटीन अगर सेल के अंदर बनाना है तो आपको सेंट्रल डोग्मा फॉलो करना लगेगा। क्या फॉलो करना लगेगा? सेंट्रल डोग्मा। और सेंट्रल डोग्मा का मतलब होता है कि डीएनए से आरएनए बनाना और आरएनए से प्रोटीन बनाना। तो इसका मतलब ये समझ में आ गया हमको कि प्रोटीन बनाने की इंफॉर्मेशन कहां पर प्रेजेंट है? डीएनए। इसीलिए डीएनए कंट्रोलर ऑफ द सेल है। डीएनए क्या है? कंट्रोलर ऑफ द सेल। यहां तक बात क्लियर हो गई? तो ये बेसिक चीज है। इसीलिए आपकी एनसीईआरटी व्हाट इज सेल में क्या लिख रही है कि अगर इन तीनों के अलावा अगर कोई भी चीज अगर प्रेजेंट नहीं है तब हम लोग उसको सेल नहीं बोलेंगे। तब हम उसको क्या नहीं बोलेंगे? सेल नहीं बोलेंगे। इसका मतलब है कि ये 3 अगर बेसिक रिक्वायरमेंट है तभी तो हम लोग उसको सेल बोलेंगे, और स्पेसिफिकली लिविंग सेल बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम उसको? लिविंग सेल बोलेंगे। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो बेसिकली ये चीजें आपकी एनसीईआरटी में पहले 2 पैराग्राफ में कवर की हुई है कि उन्होंने ये बताया है कि अगर कोई सेल है, स्पेसिफिकली कोई भी ऑर्गेनिज्म ले लो आप लोग, उस ऑर्गेनिज्म के अंदर बेसिक सेल रहना ये जरूरी है। अगर सेल है तभी हम लोग उसको लिविंग बोल सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि सर सेल किसको बोलेंगे? तो सेल की मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है? तो हमने ये बोला कि सेल के अंदर ये 3 चीजें रहना जरूरी है मिनिमम। एक तो बाउंड्री होना जरूरी है, एक तो वर्क प्लेस होना जरूरी है, और एक तो कंट्रोलर होना जरूरी है। एक तो बाउंड्री होना जरूरी है, वर्क प्लेस होना जरूरी है, और कंट्रोलर होना जरूरी है। तो बाउंड्री कौन है बताओ बच्चों? सेल मेम्ब्रेन। वर्क प्लेस कौन है? साइटोप्लाज्म। और कंट्रोलर कौन है? डीएनए। अब बेसिक बेसिक चीजें मैं बता रहा हूं और कुछ चीजें आपको एडिशनल भी बता रहा हूं ताकि बाहर के साथ में आप लोग कोरिलेट कर सके। देखो अब इतनी अगर चीजें क्लियर हो गई तो फिर आपकी एनसीईआरटी यहां पर हमको क्या कर रही है? यहां पे स्पेसिफिकली हमको ये बोल रही है कि अब हम लोग अदर चीजों की तरफ आगे जा सकते हैं। तो अब एनसीईआरटी ने आगे जो जिक्र किया है वो हिस्ट्री का किया है। मतलब स्पेसिफिकली सेल के अंदर जो हम लोग हिस्ट्री की बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली, तो अब हिस्ट्री थोड़ी सी मैं बता देता हूं आपको ताकि जो कि एनसीईआरटी में लिखी हुई है उसके बारे में आपको उतना पता होना चाहिए। ठीक है, चलो देखो
तो अभी तो जितना मैंने पढ़ाया है उतना आपको समझाऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? हिस्ट्री की बात कर रहे हैं हिस्ट्री। अगर हम लोग हिस्ट्री की बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली, अगर देखा जाए तो हिस्ट्री सेल के अंदर, मतलब सेल जो है वो इतना डेवलप कैसे हो पाया, मतलब पहले किसने इसके बारे में सोचा था? तो देखो, एनसीईआरटी सब में पहले जो जिक्र कर रही है, एनसीईआरटी जो जिक्र कर रही है वो कर रही है, उसने जो स्टार्ट किया है एनसीईआरटी में, वो एंटोन वॉन लीवनहॉक से स्टार्ट किया। एंटोन वॉन लीवनहॉक जो है उस साइंटिस्ट से स्टार्ट किया है, लेकिन हमको थोड़ा सा पायोनियर के बारे में पता होना चाहिए, और वो जो है वो है रॉबर्ट हुक। कौन है? रॉबर्ट हुक। ये जो रॉबर्ट हुक है, अब इसका ईयर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपको, लेकिन याद रखो 1665 में रॉबर्ट हुक ने पहली बार डेड सेल को देखा था। इसको देखा उसने? डेड सेल। एक बात याद रखना है आप लोगों ने, क्योंकि देखो कि एनसीईआरटी क्या बोल रहा है कि लिविंग का जिक्र कर रहा है, तो लिविंग में डेड वाली चीजें आएंगी ही नहीं, इसीलिए हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? लिविंग सेल की बात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? मतलब ये बोल रहे हैं कि रॉबर्ट हुक ने डेड सेल को डिस्कवर किया। उसका मतलब ये है कि रॉबर्ट हुक ने कॉर्क सेल, स्पेसिफिकली कॉर्क सेल, स्पेसिफिकली वो प्लांट से ऑब्टेन किया था। उस प्लांट का नाम कॉर्कस सुबेर है, वो देखेंगे हम लोग, वो नहीं आएगा यहाँ पे, लेकिन कॉर्कस सुबेर जो है प्लांट से, जो उसने जो स्पेसिफिकली स्लाइस लेकर देखा तो उसको एक हनी कोम लाइक स्ट्रक्चर मिला, एक हनी कोम लाइक स्ट्रक्चर मिला, और उस हनी कोम लाइक स्ट्रक्चर को उसने सेल्यूला बोला, और फर्दर उसको बाद में से हम लोगों ने क्या बोल दिया? सेल। तो पहला जो फादर ऑफ साइटोलॉजी जो बोलते हैं वो है रॉबर्ट, जिसने पहली बार सेल को देखा। लेकिन हम लोग यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं? लिविंग सेल की बात कर रहे हैं। तो अब जो दूसरा साइंटिस्ट आएगा उसका नाम क्या है? एंटोन वॉन लीवनहॉक। देखो, अगर आपको उसका प्रोनाउंसिएशन लीवनहॉक करोगे तो आपका स्पेलिंग करेक्ट आएगा। तो एंटोन वॉन लीवनहॉक ने पहली बार लिविंग सेल को देखा, ठीक है। तो पहली बार लिविंग सेल को देखने वाला जो साइंटिस्ट है उसका नाम है एंटोन वॉन लीवनहॉक, ठीक है। ये दो के बारे में एनसीईआरटी ने लिखा हुआ। फिर तीसरा एनसीईआरटी ये बोल रही है कि यही इसी पैराग्राफ में लिखा हुआ एनसीईआरटी ने कि अब रॉबर्ट ब्राउन जो है, रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की। इसकी डिस्कवरी की, न्यूक्लियस की डिस्कवरी की। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की, लेकिन इसका ईयर इंट्रोडक्शन में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन उसका ईयर आपको न्यूक्लियस के हेडिंग में मिलेगा, पेज नंबर 138 पे। यहाँ पे मिलेगा एनसीईआरटी में, 11th एनसीईआरटी में पेज नंबर 138 पे लिखा हुआ है कि रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस 1831 में डिस्कवर किया। कब डिस्कवर किया है? 1831 में डिस्कवर किया है। क्या डिस्कवर किया है? न्यूक्लियस। और स्पेसिफिकली एक एडिशनल बात याद रखो आप लोग कि उसने ऑर्किड रूट टिप में इस न्यूक्लियस को डिस्कवर किया। तीन बातें क्लियर हो गई अभी। तो पहला ये रॉबर्ट हुक है, लेकिन रॉबर्ट हुक के बारे में एनसीईआरटी में लिखा हुआ नहीं है। ये दूसरा जो साइंटिस्ट है उसका नाम है एंटोन वॉन लीवनहॉक, इसके बारे में एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है, और इंट्रोडक्शन में रॉबर्ट ब्राउन के बारे में लिखा हुआ है। लेकिन रॉबर्ट ब्राउन का ईयर यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, ईयर आपको पेज नंबर 138 पे मिलेगा न्यूक्लियस हेडिंग के अंदर। तो ये बातें आपको क्लियर होगी। अब इसके बाद आपकी एनसीईआरटी जो जिक्र कर रही है वो है सेल थियोरी। इसकी जिक्र कर रही है सेल थियोरी। अब वो क्या है हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो अभी थोड़ी देर के बाद मैं फिर डिटेल में हम लोग सेल के ऊपर आएंगे, लेकिन इंट्रोडक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे इस इंट्रोडक्शन को भूल जाते हैं, मतलब स्पेसिफिकली इस इंट्रोडक्शन को याद नहीं रखते हैं। हमको थोड़ा सा डिटेल में इसको देखना लगेगा, ठीक है। पहला हम लोग देख रहे हैं सेल थियोरी में अब यहाँ पर दो साइंटिस्ट दिए हुए। सेल थियोरी में दो साइंटिस्ट आएंगे, एक है मैथियस श्लेडन और दूसरा है थियोडर श्वान, ठीक है, थियोडर श्वान। तो मैथियस श्लेडन और थियोडर श्वान दो साइंटिस्ट दिए हुए। ये जो मैथियस श्लेडन है इसका ईयर आपके एनसीईआरटी ने दिया है 1838, और फिर थियोडर श्वान का जो ईयर है वो 1839। अब गौर से सुनो, थोड़ा समझो, क्योंकि एनसीईआरटी में जो पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट लिखे हुए हैं। गौर से सुनो, मैथियस श्लेडन 1838 में जो इसने सेल थी, मतलब ये एक्चुअल में मैथियस श्लेडन एक बॉटनिस्ट था। कौन था? बॉटनिस्ट। एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है जर्मन बॉटनिस्ट। एनसीईआरटी ने क्या लिखा हुआ है? जर्मन बॉटनिस्ट। क्या था वो? मैथियस श्लेडन एक जर्मन बॉटनिस्ट था। और थियोडर श्वान जो है ये ब्रिटिश जूलॉजिस्ट लिखा है, ब्रिटिश
जूलॉजिस्ट। तो मैथ्यू श्लेडन कौन था? जर्मन बॉटनिस्ट, और थियोडर श्वान ब्रिटिश जूलॉजिस्ट। अब ये जो मैथ्यू श्लेडन है, ये अब एक्चुअल में कौन है? बॉटनिस्ट। इसने प्लांट सेल पे स्टडी की, प्लांट सेल पे स्टडी की होगी, और इसने ये बोला कि प्लांट जो है उस सेल और उनका जो एग्रीगेट होता है, जिसको हम लोग टिश्यू बोलते हैं, उससे मिलकर बने हुए। ये किसने बताया? मैथ्यू श्लेडन ने बताया। अब जो थियोडर श्वान था, ये कौन था? जूलॉजिस्ट। तो इसने किस पे काम किया होगा? एनिमल पे काम किया। और इसने ये बोला, देखो एनसीईआरटी की बातें बता रहा हूं, गौर से सुनो। उसने ये बोला कि एनिमल सेल की आउटर मोस्ट जो बाउंड्री है वो थिन और डेलिकेट है। अब एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है कि अभी जो हम उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, मतलब उसने प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये वर्ड ऐसा नहीं बोला हुआ, थिन डेलिकेट बाउंड्री है, उस बाउंड्री का नाम क्या है? अभी हम लोग उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, ऐसा बोला। नेक्स्ट फिर उसने क्या किया? थियोडर श्वान, हालांकि है क्या वो जूलॉजिस्ट, लेकिन उसने प्लांट के भी सेल की स्टडी किया, और उसने ये बोला कि इस प्लांट सेल की जो आउटर बाउंड्री है, प्लांट सेल की जो आउटर बाउंड्री है वो बहुत ज्यादा क्या है? रिजिड है। और वो क्या है? उसको क्या बोलते हैं हम लोग? सेल वॉल। क्या बोलते हैं इसको? सेल वॉल। तो अब ये जो इंफॉर्मेशन जो दिया उसने, मतलब एनिमल पे भी स्टडी किया और प्लांट सेल पे भी स्टडी किया, और उसके बाद एनसीईआरटी लिख रही है कि श्वान हाइपोथेसाइज दैट, मतलब श्वान ने एक हाइपोथेसिस दिया कि लिविंग, मतलब प्लांट एंड एनिमल सेल आर मेड अप ऑफ, मतलब प्लांट और एनिमल जो है आर मेड अप ऑफ सेल एंड देयर प्रोडक्ट। प्लांट और एनिमल किससे बने हुए हैं? सेल से और उनके प्रोडक्ट। बोला उसने। फिर आगे एनसीईआरटी ये लिख रही है कि मैथ्यू श्लेडन और थियोडर श्वान ने सेल थ्योरी दी, और उस सेल थ्योरी के पॉइंट में एनसीईआरटी पे गौर करो, उसमें लिखा हुआ है ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल एंड देयर प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो अब मैथ्यू श्लेडन ने थ्योरी दे दी, तो अब मैथ्यू श्लेडन को पूछा गया कि भाई आपने जो थ्योरी दी ठीक है, लेकिन ये बताओ कि सेल आता कहां से? सेल आया कहां से? तो मैथ्यू श्लेडन और थियोडर श्वान को इस क्वेश्चन का आंसर नहीं आया। तो अब एक साइंटिस्ट है, उनका नाम है रुडोल्फ विर्चो। क्या नाम है उनका? रुडोल्फ विर्चो। ये रुडोल्फ विर्चो जो है, ये 1855 में इन्होंने एक थ्योरी दी, उसका नाम है थ्योरी ऑफ लीनिएज। क्या बोलते हैं इसको? थ्योरी ऑफ लीनिएज। ये एनसीईआरटी में नहीं लिखा हुआ। तो उन्होंने ये बोला कि सेल came from pre-existing cell, cell came from pre-existing cell। उन्होंने क्या बताया? cell came from pre-existing, मतलब उन्होंने ये वो जो बोला है, जो हम लोग अभी इंग्लिश में जो मैंने आपको बताया है, एक्चुअल में उन्होंने लैटिनाइज बोला था कि ओमनिस सेलुला ई सेलुला। क्या बोला था उन्होंने? ओमनिस सेलुला ई सेलुला, मतलब सेल केम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, सेल केम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो इसका मतलब क्या है? ये जो सेल है ये पुराने सेल से आया हुआ। ये सेल कहां से आया? तो ये पुराने सेल से आया, मतलब सेल केम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, ये बताएंगे किसने? रुडोल्फ विर्चो। और ये रुडोल्फ विर्चो का ये वाला पॉइंट जो सेल केम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, और ये वाला ये जो सेल थ्योरी के पॉइंट, ये मिलाकर एक मॉडर्न सेल थ्योरी बनाई गई, जिसमें दो पॉइंट ऐड किए हैं। पहला पॉइंट क्या है कि ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ सेल एंड देयर प्रोडक्ट, और दूसरा क्या है? सेल केम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। लेकिन यहां पर एक बात समझने की है कि उसने एनसीईआरटी में ऐसा वो नहीं लिखा हुआ है मॉडर्न सेल थ्योरी वगैरह, तो आपने सिर्फ सेल थ्योरी के पॉइंट उनको कंसीडर। क्लियर हुआ? तो ये आपको एक बेसिक मैंने बातें एनसीईआरटी के हिसाब से बताई है, जो एनसीईआरटी में पेज नंबर 125 पे लिखी हुई है और 126 के आखिरी, मतलब मिडल पेज तक लिखी हुई है। एंड ओवरव्यू ऑफ सेल जो है, अब ये अगला टॉपिक आएगा, वो हम लोग अब डिटेल में देखेंगे। तो यहां तक सबको समझ में आ गया? देखो मैंने क्या बताया, फिर से एक बार मैं रिकॉल कर रहा हूं, गौर से सुनो। मैंने ये बोला कि अगर कोई सेल है जिसको हम लोग बेसिक यूनिट बोल रहे हैं, सेल को हम लोग क्या बोल रहे हैं? बेसिक यूनिट बोल रहे हैं। मतलब अगर किसी ऑर्गेनिज्म को अगर लिविंग बोलना है तो मिनिमम एक सेल तो होना चाहिए। इसीलिए एनसीईआरटी इंट्रोडक्शन में ये जिक्र कर रहा है कि एक सेल से जो बने हुए ऑर्गेनिज्म है उनको हम लोग यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। और उसका एग्जांपल अब आपको पता है, जितने भी
जितने भी मोनेरा के मेंबर हैं और प्रोटिस्टा के मेंबर हैं वो सभी यूनिसेलुलर। तो आपको जो बेस्ट एग्जांपल जो हर बच्चे को याद होता है वो होता है अमीबा। अमीबा एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, वो पूरे के पूरे फंक्शन एक ही सेल में, मतलब एक ही सेल पूरे फंक्शन परफॉर्म करती है। फिर हमने दूसरी बात ये देखी कि अगर किसी को लिविंग या नॉन लिविंग में डिफरेंशिएट करना है तो अगर किसी के अंदर सेल प्रेजेंट है तभी हम उसको लिविंग बोलेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा हुआ कि सर सेल जो है वो सेल क्यों, मतलब किसको सेल बोलेंगे, या तो मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है सेल की। तो तीन देखिए हम लोगों ने, एक तो बाउंड्री चाहिए, एक तो वर्क प्लेस चाहिए और एक तो कंट्रोलर चाहिए। तो बाउंड्री कौन है, सेल मेम्ब्रेन। तो याद रखो कि सेल वॉल बाउंड्री नहीं है, सेल वॉल बाउंड्री नहीं है, सेल वॉल बाउंड्री नहीं है क्योंकि सेल वॉल डेड है। फिर सेल मेम्ब्रेन बाउंड्री है। दूसरा हम लोगों ने ये देखा कि वर्क प्लेस में साइटोप्लाज्म है और कंट्रोलर में डीएनए, ये बात देखी। फिर हम लोग हिस्ट्री की तरफ गए। हिस्ट्री में हम लोगों ने जिक्र किया पहले रॉबर्ट हुक का, हालांकि जो एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है। फिर हम लोगों ने जिक्र किया रॉबर्ट, मतलब ब्राउन तो आगे आएगा, लेकिन एंटोन वन लीवनहॉक और फिर रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की और उसका ईयर भी मैंने आपको बताया 1831, और वो पेज नंबर 138 पे लिखा हुआ है, और ऑर्किड रूट टिप में उसने उसकी डिस्कवरी। फिर हम लोग आए सेल थ्योरी के ऊपर। तो सेल थ्योरी जो है वो देने वाले दो साइंटिस्ट, मतलब स्पेसिफिकली यहाँ पर अभी दो ही साइंटिस्ट का जिक्र कर रहा है क्योंकि मॉडिफाइड करने वाले जो रिसर्चर है वो रुडोल्फ विर्चॉय है। तो पहले लिखा मैथ्यू श्लेडर और दूसरा लिखा थियोडर श्वान। इनकी ईयर भी याद रखना है बच्चों, क्योंकि क्योंकि ये ईयर पे भी क्वेश्चन आता है, क्योंकि अभी नीट के अंदर ईयर पे भी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपको ये भी याद रखना लगेगा। 1838 में जर्मन बॉटनी, मतलब 1838 में उन्होंने, मतलब 1838 उनका ईयर दिया हुआ है। मैथ्यू श्लेडर ने प्लांट सेल पे काम किया और उन्होंने बोला कि प्लांट सेल जो होता है और उसका जो एग्रीगेट होता है, जो उसका टिश्यू होता है, उसी से प्लांट बना, ठीक है। और थियोडर श्वान जूलॉजिस्ट थे, ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे, और उन्होंने 1839 में ये बातें बोली, और उन्होंने एनिमल सेल पे स्टडी किया और बोला कि एनिमल सेल की जो आउटर बाउंड्री है, आउटर जो बाउंड्री है वो आउटर बाउंड्री किससे, मतलब थिन और डेलिकेट है, जिसको आज हम लोग क्या बोल रहे हैं, जिसको आज हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। और नेक्स्ट क्या है, प्लांट सेल। और प्लांट सेल की जो आउटर मोस्ट बाउंड्री है वो सेल वॉल है। ये भी बोलने वाले श्वान है। अब बच्चा क्या सोचता है कि सर प्लांट सेल के बारे में जिक्र श्लेडर ने किया होगा क्योंकि वो बॉटनिस्ट है। ऐसा नहीं है, याद रखो, इस पे कॉन्सेंट्रेट करो अभी आप लोग, मैं क्या बताना चाहूँ। फिर अब जब इन्होंने ये थ्योरी दे दी कि प्लांट एंड एनिमल सेल आर मेड अप ऑफ, प्लांट एंड एनिमल सेल आर मेड अप ऑफ, मतलब प्लांट एंड एनिमल मेड अप ऑफ सेल एंड देयर प्रोडक्ट। तो फिर अब उनको ये पूछा गया कि सेल कहां से आया, तो उसका आंसर वो दे नहीं पाए। तो वो आंसर देने के लिए कौन आए, रुडोल्फ विर्चॉय। उनका ईयर 1855, ये भी याद रखना लगेगा। और उन्होंने बोला कि सेल केम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, और सेल जो है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से आया। अब देखो बच्चों गौर से एक बात सुनो, तो एडिशनल है यहाँ से रिलेटेड, मतलब एनसीईआरटी से रिलेटेड है, लेकिन एडिशनल बात बता रहा हूं मैं यहाँ पे कुछ चीजें। देखो अगर रुडोल्फ विर्चॉय को ये पूछा जाता कि भाई ये सेल किस सेल से आया, तो ये सेल कहां से आया, तो ये पिछले सेल से आया। तो पिछला सेल कहां से आया, तो उसके पिछले सेल से आया। फिर वो सेल कहां से आया, इसका मतलब कि पहला सेल कहां से आया, तो पहला सेल कैसे बना, इसका आंसर रुडोल्फ विर्चॉय भी नहीं दे सकते थे। उसका आंसर इवोल्यूशन में है कि पहला सेल कैसे बना। तब इवोल्यूशन में हम लोग डिटेल में देखेंगे वहां पर, मतलब स्पेसिफिकली ओपेरन हेल्डेन का मॉडल, जिसको हम लोग यूरे मिलर के एक्सपेरिमेंट से कैसे प्रूव किया है वगैरह। और याद रखो जो पहली बार जो सेल बना था उसको हम लोग बोलते हैं डी नोवो सिंथेसिस। देखो ये वर्ड याद रखो, डी नोवो सिंथेसिस। नोवो सिंथेसिस, डी नोवो सिंथेसिस का मतलब होता है कुछ चीजों को असेंबल करके कुछ नई चीज बनाना, मतलब चीजों को असेंबल करके नई चीज बनाना, उसको डी नोवो सिंथेसिस बोलते हैं। लेकिन अभी सेल को बनाने के, अभी हम लोग सेल डी नोवो सिंथेसिस से नहीं बना सकते हैं, क्योंकि अभी का एनवायरमेंट हमारा डी नोवो सिंथेसिस के हिसाब से नहीं है, मतलब ऐसे बनाने वाला एनवायरमेंट नहीं है। क्लियर हो रही चीजें। और याद रखो बच्चों कि डी नोवो वर्ड जो है ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, सेल चैप्टर में भी दिया है, सेल चैप्टर में ही दिया हुआ है, लेकिन एक्सरसाइज में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 अगर जाकर देखोगे आप तो आपको मिलेगा। ठीक है, बच्चा बोलता है सर ये वर्ड एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन है एनसीईआरटी में, गौर से देखा करो। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने ये पूरा इंट्रोडक्शन पढ़ लिया है, आगे हम लोग ओवरव्यू ऑफ सेल देखेंगे। ठीक है,
तो अभी बच्चों हमको ओवरव्यू ऑफ सेल जब देख रहे हैं, हम लोग ओवरव्यू ऑफ सेल देख रहे हैं, तो अब हम लोग यहाँ पर सेल के बारे में थोड़ा सा जानेंगे कि सेल कितने तरह का होता है। तो याद रखो, सेल जो है ये बेसिकली 3 तरह का होता है। जनरली बच्चों को 2 तरह का ही सेल पता होता है, लेकिन मैं आपको एक तीसरे तरह का सेल भी बता रहा हूँ, गौर से सुनो। पहला सेल होता है प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है। दूसरा होता है मीजोकैरियोटिक सेल, मीजोकैरियोटिक सेल, और तीसरा होता है यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। गौर से सुनो। देखो बच्चों, अगर आप यहां पर थोड़ा सा ऑब्जर्व करोगे तो आपको एक बात पता चलेगी कि प्रोकैरियोटिक सेल, मीजोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल, इन 3 वर्ड में एक सब वर्ड कॉमन है, और वो है कैरियोटिक, कैरियोटिक, कैरियोटिक। तो इसका मतलब ये है कि सर ये कैरियोटिक वर्ड का अगर हमको मतलब मीनिंग पता चल गया तो 3 जो वर्ड लिखे हुए हैं उसका आधा मीनिंग तो हमको ऑलरेडी पता चल जाएगा। तो देखो यहां पर बच्चों समझो कि कैरियन जो वर्ड होता है इसका मतलब होता है न्यूक्लियस। कैरियन का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियस। कैरियन का क्या मतलब है? न्यूक्लियस। तो देखो अभी यहां पर कैरियन मतलब न्यूक्लियस है, राइट। तो सर इसके पहले वाले वर्ड अगर हमको पता चल जाएंगे तो हमको बाकी की भी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो देखो पहला वर्ड लिखा हुआ है प्रो। प्रो का मतलब होता है प्रीमिटिव, प्रीमिटिव, पुराना, अनडेवलप्ड, हम लोग प्रो बोलते हैं। तो ऐसा सेल जिसका न्यूक्लियस प्रीमिटिव है, ऐसा सेल जिसका न्यूक्लियस अनडेवलप्ड है, ऐसा सेल जिसका न्यूक्लियस आगे चलकर डेवलप होगा, तो हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल बोलते हैं। तो अब ये जो प्रोकैरियोटिक सेल का मतलब आपको समझ में आया। इसमें जो है ना मैम मोस्ट ऑफ दी कौन आते हैं? बैक्टीरिया, याद रखो। इसीलिए आपके एनसीईआरटी, गौर से सुनो, इसीलिए आपके एनसीईआरटी पेज नंबर 18 पे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में मोनेरा की पहली लाइन लिख रही है कि बैक्टीरिया इज द सोल मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा। गौर से सुनो इन बातों को। क्या बता रहा हूं मैं कि प्रोकैरियोटिक सेल जो है, प्रो का मतलब प्रीमिटिव है, और प्रीमिटिव क्या है उसका? कैरियन मतलब न्यूक्लियस, मतलब उसका न्यूक्लियस अभी डेवलप नहीं हुआ है। तो ऐसा सेल जिसका न्यूक्लियस डेवलप नहीं है उसको हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल बोलते हैं। और इसमें कौन आते हैं? बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया किसका मेंबर है? मोनेरा किंगडम का मेंबर है। और मोनेरा किंगडम के जितने भी मेंबर हैं सभी के जो मतलब मेंबर जो है स्पेसिफिकली जो बैक्टीरिया है, उन सभी बैक्टीरिया के अंदर किस तरह का सेल है? प्रोकैरियोटिक सेल। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात समझा दिया मैंने। नेक्स्ट देखो, पहले यूकैरियोटिक को समझो। कैरियन मतलब फिर से न्यूक्लियस। यू का मतलब होता है ट्रू। यू का मतलब क्या होता है? ट्रू। तो कहीं पर भी वर्ड अगर यू आ गया तो मतलब ट्रू। तो इसका मतलब क्या है? ऐसा सेल जिसका न्यूक्लियस ट्रू है, ऐसा सेल जिसका न्यूक्लियस ट्रू है उसको क्या बोलेंगे? यूकैरियोटिक सेल। ऐसा सेल जिसका न्यूक्लियस ट्रू है। ट्रू का मतलब क्या है? डेवलप्ड। प्रो का मतलब क्या था? प्रीमिटिव। यहां पे ट्रू का मतलब क्या है? डेवलप्ड। तो जिसका न्यूक्लियस कैसा है? डेवलप्ड। अब मीजो का मतलब होता है मिडल। मीजो का मतलब क्या होता है? मिडल। मिडल का मतलब ये होता है कि ऐसा सेल, गौर से सुनिए, गौर से सुनिए मैं क्या बताना चाह रहा हूं। ऐसा सेल जिसका न्यूक्लियस प्रोकैरियोटिक से डेवलप है लेकिन यूकैरियोटिक इतना डेवलप नहीं है। ऐसा सेल जिसका न्यूक्लियस प्रोकैरियोटिक से डेवलप है लेकिन यूकैरियोटिक इतना डेवलप नहीं है। तो इसीलिए मतलब क्या हो गया सर? ये मिडल हो गया, मतलब बीच में वाला हो गया। मतलब ये उतना ज्यादा भी प्रीमिटिव नहीं है और इतना ज्यादा डेवलप नहीं है। तब हम उसको क्या बोल रहे हैं? मीजोकैरियोटिक सेल। क्या बोल रहे हैं उसको? मीजोकैरियोटिक सेल। क्या बोल रहे हैं उसको हम लोग? मीजोकैरियोटिक। इसका एक ही एग्जांपल आप लोगों ने याद रखना है और वो एग्जांपल है डायनोफ्लैजेलेट। और ये जो डायनोफ्लैजेलेट्स है ये आपको प्रोटिस्टा में पढ़ना है, याद रखो। डायनोफ्लैजेलेट जो है ये आपको कहां पर पढ़ना है? प्रोटिस्टा में पढ़ेंगे। डायनोफ्लैजेलेट कहां पढ़ेंगे हम लोग? प्रोटिस्टा में। अब देखो यूकैरियोटिक सेल में हम लोगों ने क्या बोला? अभी थोड़ी देर पहले जब मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था तभी बताया था कि यूकैरियोटिक सेल जो है, गौर से सुनिए, यूकैरियोटिक सेल जो है इसमें सभी वो मेंबर आएंगे जो प्रोटिस्टा से लेकर एनिमेलिया किंगडम तक ये जो कितने भी सारे मेंबर हैं वो सब किसमें आएंगे? यूकैरियोटिक।
तो ये सेल कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के, प्रोकैरियोटिक सेल, मीसोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक, प्रो का मतलब इन तीनों में भी एक वर्ड कॉमन है, वो है कैरियोटिक। कैरियोटिक, दैट वर्ड केम फ्रॉम कैरियन, ठीक है, कैरियोटिक दैट वर्ड केम फ्रॉम कैरियन। और टिक जो होता है इसको बोलते हैं, दैट वर्ड इज रिलेटेड विद कैरेक्टरिस्टिक, दैट वर्ड इज रिलेटेड विद कैरेक्टरिस्टिक, मतलब ऐसा कैरेक्टरिस्टिक वाला सेल जिसके अंदर न्यूक्लियस कैसा है? प्रिमिटिव है, इसलिए हमको प्रोकैरियोटिक सेल बोलते हैं। और प्रोकैरियोटिक सेल में कौन आएगा? कौन आएगा? बैक्टीरिया। और बैक्टीरिया किस किंगडम का मेंबर है? बैक्टीरिया किस किंगडम का मेंबर है? आंसर है इसका मोनेरा का मेंबर है, मोनेरा। तो यहां तक क्लियर हो गया ये आपको? तो अब देखो हम लोग आगे जो पढ़ेंगे वो है एन ओवरव्यू ऑफ सेल वाली जो हेडिंग है वो पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। तो पहले अभी हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के बीच का डिफरेंस देखेंगे, और फिर आगे हम लोग यूकैरियोटिक सेल में प्लांट सेल और एनिमल सेल का डिफरेंस देखेंगे। और ये जो प्लांट सेल और एनिमल सेल है ये हर स्ट्रीम में काम में आने वाले हैं, ठीक है। चलो देखो बच्चों, कंसंट्रेशन बनाए रखो, ठीक है, थोड़ा सुनना लगेगा आपको अच्छे से। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि अब ओवरव्यू, अगर हम लोग सेल देख रहे हैं तो सेल ओवरव्यू ऑफ सेल देख रहे हैं, तो हम लोग बोल रहे हैं कि पहले हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल की बात कर रहे हैं, प्रोकैरियोटिक सेल की, और फिर हम लोग बात करेंगे यूकैरियोटिक सेल। तो देखो अभी मैं आपको थोड़ा सा बेसिक चीजें बताने वाला हूँ, थोड़ा गौर से सुनिए। प्रोकैरियोटिक सेल का और यूकैरियोटिक सेल की स्टडी हम लोग स्ट्रक्चर निकाल के करेंगे ताकि आपको विजुअल रिप्रेजेंटेशन भी अच्छे से हो जाए, ठीक है। गौर से सुनिए। सर प्रोकैरियोटिक सेल की अगर बात करेंगे तो सर आपने जो बात बताई वो तो सब में कॉमन होगी, वो जो बात है वो तो सब में कॉमन होगी। क्या? तो सर इसकी जो बाउंड्री है, ये बाउंड्री मतलब क्या है? ये सेल मेम्ब्रेन से बनी हुई बाउंड्री है, मतलब बाउंड्री चाहिए हमको, तो यहाँ पर भी ये क्या रहेगा? बाउंड्री। तो ये देखो दो भी सेल मैं इस तरह से निकाल रहा हूँ, आपको बाउंड्री निकाला मैंने, दिख रहा है आपको? दिख रहा है बच्चों? हाँ। तो ये देखो ये जो दिख रहा है ये जो है इसको बोल रहे हैं हम लोग सेल मेम्ब्रेन। तो देखो सेल मेम्ब्रेन कोई भी प्रोकैरियोटिक रहो या यूकैरियोटिक रहो, उन दोनों के अंदर भी क्या मिलेगी आपको? सेल मेम्ब्रेन, राइट। अब इसके सराउंडिंग में अगर देखेंगे तो यहाँ पर सराउंडिंग में अगर देखेंगे हम लोग तो यहाँ पर सेल वॉल होती है। क्या होता है? सेल वॉल होती है, ठीक है। अब यहाँ पर यूकैरियोटिक सेल में गौर से सुनिए, यूकैरियोटिक सेल में स्पेसिफिकली प्लांट सेल में, यूकैरियोटिक सेल में भी प्लांट सेल, या गौर से सुनो, और एक बात समझा रहा हूं, स्पेसिफिकली प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो सेल वॉल है, तो यूकैरियोटिक सेल के अंदर सेल वॉल मिलेगी या नहीं? तो मिलेगी। याद रखो कि सेल वॉल जो है ये प्रोटिस्टा के मेंबर्स के अंदर भी होती है, फंगाई के अंदर भी होती है, और प्लांटी में भी होती है, लेकिन सिर्फ किसमें नहीं होती? एनिमेलिया। याद रखो, मतलब एनिमल के जो सेल है या मेंबर है उसके अंदर सिर्फ क्या नहीं होती है? सेल वॉल नहीं होती है। तो अब एक बात गौर से सुनो, देखो यूकैरियोटिक सेल में भी यूकैरियोटिक सेल में स्पेसिफिकली प्लांट सेल की जब मैं बात कर रहा हूं, या तो मैं प्लांट सेल लेकर समझा रहा हूं अभी आपको, क्योंकि ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो प्लांट सेल जो है इसके अंदर सेल वॉल होती है, और सर बैक्टीरिया के अंदर भी सेल वॉल होती है। तो सर इसका मतलब ये है कि सर इनके अंदर कुछ डिफरेंस तो होगा? बिल्कुल होता है। याद रखो कि प्लांट सेल की जो सेल वॉल है इस सेल्यूलोज से बनी हुई है, इससे बनी हुई है, सेल्यूलोज से बनी हुई। एक्चुअल में 4 कंपोनेंट से बनी हुई रहती है, सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज, लोज और पेक्टिन और प्रोटीन, ये 4 चीजों से मिलकर क्या बनी हुई है? प्लांट की सेल वॉल बनी हुई है। और याद रखो बच्चों, गौर से सुनो कि प्लांट सेल के अंदर भी जो अलगी होता है, अलगी, उसकी सेल वॉल का कंपोजिशन डिफरेंट है। वो भी आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि प्लांट में भी अलगी जो है उसकी जो सेल वॉल है वो सेल्यूलोज, गैलेक्टन्स, मैनन्स और मिनरल लाइक कैल्शियम कार्बोनेट से बनी हुई। ये आपको सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के प्लांट सेल वाला जो पॉइंट है उसके अंडर में दिया हुआ। क्लियर हुआ? तो फिर सर यहां पे जो बैक्टीरियल सेल की बात कर रहे हैं हम लोग, जो प्रोकैरियोटिक सेल की बात कर रहे हैं, तो इसकी सेल वॉल किससे बनी हुई है? तो याद रखो इसकी सेल वॉल बनी हुई है
पेप्टिडोग्लाइकन से। किससे बनी हुई है? पेप्टिडोग्लाइकन से बनी हुई है। और एक एडिशनल पॉइंट आपको बता रहा हूं, एक एडिशनल पॉइंट सुनो अभी आप लोग, कि बैक्टीरियल सेल वॉल किससे बनी हुई है? पेप्टिडोग्लाइकन से। पेप्टिडोग्लाइकन को बनने से रोकता है पेनिसिलिन। जो एंटीबायोटिक है पेनिसिलिन, देखो फर्स्ट डिस्कवर्ड एंटीबायोटिक कौन है? पेनिसिलिन। वो किससे ऑब्टेन किया गया है? पेनिसिलियम नोटाटम से। अभी तो पेनिसिलियम नोटाटम से जो ऑब्टेन है, पेनिसिलियम नोटाटम क्या है? एक फंगस है, तो उससे ऑब्टेन क्या किया गया है? पेनिसिलिन। उसको रोकने, मतलब पेनिसिलिन जो है ना, वो बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक रहा है, मतलब बैक्टीरिया को किल कर रहा है, मतलब वो एंटीबैक्टीरियल है। तो वो कैसे किल करता है? तो पेप्टिडोग्लाइकन को बनने से रोक देगा। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है। नेक्स्ट देखो, अक्सर जब हम लोग बाहर आएंगे, अंदर आएंगे, तो सेल मेम्ब्रेन है, तो दोनों की सेल मेम्ब्रेन में ज्यादा फर्क नहीं होता है, याद रखो। इसीलिए हम लोग यूनिवर्सली एक जगह पर ही सेल मेम्ब्रेन को पूरा पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट, तो आगे जब जाएंगे हम लोग, तो स्पेसिफिकली बैक्टीरियल सेल के अंदर अगर देखेंगे, तो बैक्टीरियल सेल में कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल नहीं होता, कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल नहीं होता है। लेकिन यूकैरियोटिक सेल में अगर देखेंगे, तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होते हैं, और उसके साथ साथ में मेम्ब्रेन लेस भी ऑर्गेनल होते हैं। तो यहां पर मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनल भी मिलेंगे और मेम्ब्रेन बाउंड भी मिलेंगे, लेकिन यहां पर इसका पेक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनल। तो अब देखो, यहां पर अगर हम लोग सेल मेम्ब्रेन की बात करेंगे, तो इस सेल मेम्ब्रेन में जो फोल्डिंग होती है, सेल मेम्ब्रेन में जो फोल्डिंग होती है, वो फोल्डिंग 3 अलग अलग शेप की तरह से होती है, और उन शेप को आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ठीक है। और इस फोल्डिंग को, ये जो सेल मेम्ब्रेन में होने वाली फोल्डिंग को हम लोग क्या बोलते हैं? मीजोजोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मीजोजोम। तो इस तरह का स्ट्रक्चर आपको प्लांट सेल या एनिमल सेल में देखने नहीं मिलेगा। इस तरह का स्ट्रक्चर सिर्फ आपको कहां देखने मिलेगा? बैक्टीरियल सेल। इसका नाम क्या है? मीजोजोम। तो एक एडिशनल बात बता देता हूं आपको, गौर से सुनो, कि मीजोजोम जो है वो एनालॉगस टू माइटोकॉन्ड्रिया, मतलब जैसा प्लांट सेल के अंदर या एनिमल सेल के अंदर एटीपी प्रोडक्शन का काम कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया। उस तरह से मतलब मेटाबॉलिक एंजाइम, जो एनर्जी बनाने वाले जो मेटाबॉलिक एंजाइम है, वो यहां पर प्रेजेंट होते हैं। तो ये मीजोसोम जो है ना, ये किसके एनालॉगस है? किसके एनालॉगस है बताओ बच्चों? माइटोकॉन्ड्रिया की तरह। किसके तरह एनालॉगस है ये? माइटोकॉन्ड्रिया की तरह एनालॉगस। देखो मैं एक वर्ड क्या यूज कर रहा हूं? एनालॉगस। क्या वर्ड यूज कर रहा हूं मैं? एनालॉगस। एनालॉगस का मतलब होता है जिसका ओरिजिन डिफरेंट है लेकिन फंक्शन सेम है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एनालॉग। अब गौर से सुनो। अब दूसरी बात, सर एक बात और बताता हूं कि ये जो प्लांट सेल है, सॉरी मतलब प्लांट सेल, तो ये बात कर रहे हैं हम लोग, तो इसकी जो बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है और सेल मेम्ब्रेन के बीच में गैप दिख रहा है, इस एरिया का नाम है पेरीप्लाज्मिक स्पेस। क्या बोलते हैं इसको? पेरीप्लाज्मिक स्पेस। पेरीप्लाज्मिक स्पेस, याद रखो कि पेरीप्लाज्मिक स्पेस जो है, पेरीप्लाज्मिक स्पेस जो है, गौर से सुनो, कि पेरीप्लाज्मिक स्पेस इज आल्सो एनालॉगस टू लाइसोसोम। पेरीप्लाज्मिक स्पेस एनालॉगस टू लाइसोसोम होता है, क्योंकि यहां पर एंजाइम प्रेजेंट होते हैं जो ब्रेक डाउन करने में मदद करते हैं या डिग्रेड करने में मदद करते हैं, जैसा एनिमल सेल में या प्लांट्स, स्पेसिफिकली एनिमल सेल के अंदर क्या होता है? लाइसोसोम होता है। यहां तक समझ में आ रहा होगा बहुत अच्छे से आपको? ठीक है। तो देखो, अब यहां पर भी देखो साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, ठीक है। उसी तरह से साइटोप्लाज्म यहां पर भी प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो यहां पर क्या प्रेजेंट है बोला मैंने? ये साइटोप्लाज्म है, ठीक है। तो यहां पर भी क्या प्रेजेंट है? साइटोप्लाज्म प्रेजेंट रहेगा। सर अब यहां पर अगर अंदर आएंगे हम लोग, तो हमको यहाँ पे जो स्पेसिफिकली एक स्ट्रक्चर दिखेगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? नेकेड डीएनए। मतलब यहाँ पर जो डीएनए है, इसके सराउंडिंग में कोई सेल वॉल, मतलब इसके सराउंडिंग में कोई मेम्ब्रेन नहीं है, इसके सराउंडिंग में कोई मेम्ब्रेन नहीं है, मतलब ये नेकेड है, मतलब ये ओपन है। इस तरह के न्यूक्लियस, मतलब ये डीएनए को हम लोग न्यूक्लियोइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? न्यूक्लियोइड। इसको हम लोग अब न्यूक्लियस नहीं बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं हम लोग? न्यूक्लियोइड बोलेंगे। इसी का दूसरा नाम है, इसको इंसिपिएंट न्यूक्लियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इंसिपिएंट का मतलब होता है फॉर्म होने वाला, बन रहा है, उसको बोलते हैं इंसिपिएंट। तो इंसिपिएंट न्यूक्लियस का मतलब होता है कि यहाँ पर न्यूक्लियस बनने वाला है, अभी न्यूक्लियस बना है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि ये जो न्यूक्लियोइड है, इसका और एक नाम होता है, इसको जीनोफोर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? जीनोफोर। इसका दूसरा नाम क्या है? जीनोफोर। देखो बच्चों, और एक बात मैं आपको क्लियर कर रहा हूं कि
कि बायो के अंदर कहीं पर भी वर्ड फोर आ जाता है, PHORE, तो इसका मतलब होता है ब्रांच। फोर का मतलब होता है ब्रांच। कोई भी आगे देखो, जैसे आगे आपको आएगा एस्कोफोर, या आएगा आपको एंथ्रिडियोफोर, या आएगा आर्किगोनियोफोर, का मतलब फोर का मतलब होता है ब्रांच। ब्रांच का मतलब ये होता है कि उस पे कोई चीज लगी हुई है। तो देखो अब यहाँ पर अगर न्यूक्लियोइड की अगर हम लोग बात करेंगे तो इस पे है ना जीन प्रेजेंट होंगे, जीन, बहुत सारे जीन प्रेजेंट होंगे किसके ऊपर, न्यूक्लियोइड के ऊपर, इसीलिए हम इसको बोलते हैं जीनोफोर। ऐसी ब्रांच या ऐसा स्ट्रक्चर जिसके ऊपर जीन लगे हुए मतलब जीन होंगे, उसको बोलते हैं जीनोफोर। ठीक है, तो कितने नाम बोला मैंने, देखो 4 बोला, बैक्टीरियल क्रोमोसोम, इंसिपिएंट न्यूक्लियस, न्यूक्लियोइड और जीनोफोर। ठीक है, तो अब यहां पर अगर हम लोग एनिमल सेल या प्लांट सेल की अगर बात करेंगे तो स्पेसिफिकली हम लोग प्लांट सेल की जब बात कर रहे हैं तो यहां पर सर ऐसे एक स्पेशल डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है जो जिसको हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं, और इस न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। स्पेसिफिकली क्रोमोसोम बोलना ठीक नहीं रहेगा, इसको हम लोग डीएनए बोलेंगे, क्योंकि क्रोमैटिन बोलते हैं हम लोग, क्योंकि क्रोमोसोम वर्ड जो है स्पेसिफिकली हम लोग मेटाफेज के टाइम पर बोलेंगे। क्रोमोसोम हम लोग वर्ड कब बोलेंगे, सेल साइकिल में मेटाफेज के टाइम पे बोलेंगे, लेकिन यहाँ पर हम लोगों को क्रोमैटिन बोलना ठीक है। तो यहाँ पर क्या समझ में आया आपको कि सेल के अंदर स्पेसिफिकली यूकैरियोटिक सेल में जो न्यूक्लियस है, यूकैरियोटिक सेल में जो न्यूक्लियस है उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल, लेकिन यहां पर देखा तो जेनेटिक मटेरियल डायरेक्टली फ्लोट हो रहा है किसके अंदर, साइटोप्लाज्म में, लेकिन यहां पर क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। उसके अलावा सर यहाँ पर और कोई अदर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है क्या, हाँ, तो यहाँ पर भी राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, राइबोसोम। क्या बोलते हैं इसको, राइबोसोम। लिख लो अच्छे से बच्चों, अच्छे से लिख लो, नोट्स प्रॉपर बनाया करो अभी आप लोग, अच्छे से लिखो। राइबोसोम बोलते हैं इसको, क्या बोल रहे हैं हम लोग, राइबोसोम। तो ये राइबोसोम सर यूकैरियोटिक सेल में भी राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, लेकिन स्पेसिफिकली ये जो राइबोसोम होते हैं ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर लगे हुए रहते हैं, या तो साइटोप्लाज्म में डिस्पर्स होते हैं, या तो आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पे भी माइटोकॉन्ड्रिया राइबोसोम प्रेजेंट। राइबोसोम यहाँ पर भी है, लेकिन एक बात याद रखो कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक राइबोसोम डिफरेंट होते हैं, क्योंकि राइबोसोम जो है, जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम है वो 70S होता है। क्या होता है, 70S होता है, लेकिन यूकैरियोटिक राइबोसोम जो होता है वो 80S होता है। यूकैरियोटिक राइबोसोम कितना होता है, 80S होता है, और प्रोकैरियोटिक राइबोसोम कितना होता है, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम क्या होता है, 70S होता है। मतलब क्लियर हो रहा है, बहुत अच्छे से आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, तो ये मैंने आपको इस स्ट्रक्चर के बारे में और डिटेल में हम लोग देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट सर अगर हम लोगों ने यहाँ पर देखा प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल, ये अभी आपको समझ में आ गया बहुत अच्छे से। देखो यहाँ पर कोई अदर ऑर्गेनल यहाँ पर तो प्रेजेंट, मतलब मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल तो नहीं है। इसके अलावा आपको यहाँ पर कुछ इंक्लूजन बॉडीज देखने मिलेंगे। क्या मिलेंगे आपको, इंक्लूजन बॉडीज देखने मिलेंगे, इंक्लूजन बॉडीज देखने मिलेंगे, इंक्लूजन बॉडीज देखने मिलेंगे। यहाँ पर इस तरह की यहाँ पे भी इंक्लूजन बॉडीज होते हैं, लेकिन स्पेसिफिकली हम लोग वहां पे बाद में जिक्र करेंगे उसका। वो जो मेम्ब्रेन बाउंड होती है, यहाँ पे मेम्ब्रेन के सराउंडिंग, मतलब उनके सराउंडिंग में मेम्ब्रेन होती है। नेक्स्ट अगर आगे देखेंगे हम लोग, गौर से देखो अभी आप लोग, इसके अंदर कुछ गैस वैक्यूल भी प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं, गैस वैक्यूल भी प्रेजेंट होते हैं, जो स्पेसिफिकली जिनको बायोन्सी की जरूरत होती है उसके अंदर गैस वैक्यूल भी प्रेजेंट होते हैं। तो ये कुछ ऑर्गेनल प्रेजेंट है कहां पर, मतलब ये कुछ स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं बैक्टीरियल सेल में। उसी तरह से आगे अगर हम लोग देखेंगे स्पेसिफिकली मतलब यूकैरियोटिक सेल में, तो यहाँ पर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल मिलते हैं। तो जैसा कि देखो इसको बोलेंगे हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया मिल रहा है हमको, क्या मिल रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया मिल रहा है। फिर उसके अलावा अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर हमको स्पेसिफिकली क्लोरोप्लास्ट देखने मिलेगा। अगर जनरल बोलेंगे तो प्लास्टिड बोल देंगे हम लोग, देखने मिलता है। फिर यहाँ पर हमको लाइसोसोम देखने मिलेगा। ठीक है, लाइसोसोम देखने मिलता है। यहाँ पर हमको अगर प्लांट सेल बोल रहे हैं तो देखो एक बहुत बड़ा वैक्यूल देखने मिलेगा हमको। क्या देखने मिलेगा, वैक्यूल देखने मिलेगा। इस तरह से बहुत अलग अलग स्ट्रक्चर हमको यहाँ पर देखने मिलते हैं। ठीक है, अब देखो सर ये तो स्ट्रक्चर, अभी एक एक स्ट्रक्चर को हम लोग बहुत डिटेल में देखेंगे, एक एक स्ट्रक्चर को बहुत अच्छे से और बहुत डिटेल में देखेंगे हम लोग, और उसको हम लोग अच्छे से पढ़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन अभी यहाँ पे सिर्फ हमारा ओवरव्यू चल रहा है। ठीक है, तो अब इसके अलावा एक एडिशनल और बात बताता हूं मैं आपको कि बैक्टीरियल सेल की अगर बात करें, हम लोग स्पेसिफिकली बैक्टीरियल सेल की बात करेंगे, तो बैक्टीरियल सेल में हमको जो डीएनए है जिसको हम लोग इंसिपिएंट न्यूक्लियस वगैरह बोल रहे हैं, इसके अलावा हमको एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, डबल स्टैंडर्ड डीएनए देखने मिलता है, जिसको हम लोग प्लाज्मिड बोलते हैं। क्या
क्या बोलते हैं इसको, प्लाज्मिड। ये प्लाज्मिड के बारे में भी डिटेल में देखेंगे, 5 तरह के प्लाज्मिड होते हैं, वो हम लोग बाद में देखेंगे डिटेल में। तो इस तरह से अभी आपको मैंने ओवरव्यू बता दिया है प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक। ठीक है, तो मैं और एक बार आपको समझा देता हूँ, थोड़ा सा रिवाइज करेंगे हम लोग, फिर हम लोग इस लेक्चर को रोकेंगे। ठीक है, गौर से देखो, मैं अभी ओवरव्यू ऑफ सेल के बारे में बता रहा हूँ आपको। तो उसमें हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल की बात कर रहे हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल जो होता है, ये इसमें हम लोगों ने देखा कि दोनों के अंदर भी कैरियोटिक वर्ड सेम है, मतलब कैरी ऑन मतलब न्यूक्लियस का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ का न्यूक्लियस प्रीमिटिव है। तो अब बच्चों आपको अब समझ में आ रहा होगा कि सर प्रीमिटिव का मतलब क्या है, कि यहाँ पर इस मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं है हमारे पास, मतलब स्पेसिफिकली बैक्टीरिया के अंदर, और यहाँ पर मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस होता है। ये चीजें समझो थोड़ा सा, ठीक है। उसके अलावा सर यहाँ पर भी सेल मेम्ब्रेन है, वहां पर भी सेल मेम्ब्रेन है। सर 3 जो आपने स्टार्टिंग में रिक्वायरमेंट बताए थे, वो 3 भी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रहे हैं। देखो, इसके पास भी आउटर बाउंड्री है, मतलब बाउंड्री है, इसके पास भी साइटोप्लाज्म है, इसके पास भी साइटोप्लाज्म है, इसके पास भी बाउंड्री है, इसके पास भी कंट्रोलर है, इसके पास भी कंट्रोलर है, जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी को कंट्रोल करने वाला है। यहाँ पे समझना है सर, हमने देखा कि सेल मेम्ब्रेन, जब बैक्टीरिया की बात करेंगे तो उस बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन में फोल्डिंग मिलती है, और उसको हम लोग मेसोसोम बोल रहे हैं। उसी तरह से अगर बैक्टीरिया, अगर हम लोग यूकैरियोटिक सेल की बात कर रहे हैं तो उसमें इस तरह की फोल्डिंग वगैरह कुछ भी नहीं मिलेगी। फिर सर आपने एक एडिशनल बात ये बताई कि मेसोसोम जो होता है, मेसोसोम जो स्ट्रक्चर है, ये एनालॉगस टू माइटोकॉन्ड्रिया होता है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होता है, जैसा एटीपी प्रोडक्शन हो रहा है, उसी तरह से यहाँ पे भी सेल्यूलर रेस्पिरेशन के लिए लगने वाले एंजाइम यहाँ पर प्रेजेंट है। नेक्स्ट सर, आपने बोला कि यहाँ पे भी साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, यहाँ पे भी साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है। सर यहाँ पर बैक्टीरिया के पास भी सेल वॉल प्रेजेंट है, और यूकैरियोटिक सेल में स्पेसिफिकली प्लांट के अंदर भी सेल वॉल है। और स्पेसिफिकली सर आपने बताया कि मोनेरा से लेकर तो एनिमेलिया तक डिफरेंट डिफरेंट जगह पर कहां पर सेल वॉल प्रेजेंट है, ये आपने हमको समझाया। जैसे स्पेसिफिकली प्रोटिस्टा में सेल वॉल है, कुछ मेंबर में, फंगाई में सेल वॉल है, प्लांटी में सेल वॉल है, लेकिन एनिमेलिया में सेल वॉल नहीं मिलेगी। ठीक है, तो सर आपने ये बताया कि प्लांट के अंदर सेल वॉल जो है और बैक्टीरिया के सेल वॉल है, इनका कंपोजिशन डिफरेंट है। बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है वो पेप्टिडोग्लाइकन से बनी हुई है, याद रखो। और एनिमल प्लांट की सेल वॉल जो है वो किससे बनी हुई है, सेल्यूलोज, हेमिसेल्यूलोज, पेक्टिन और प्रोटीन से बनी हुई है। ये आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। नेक्स्ट सर, आपने और एक एडिशनल बात बताई हमको यहाँ पे कि बैक्टीरिया की सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन से बनी हुई है, और पेप्टिडोग्लाइकन को इनहिबिट करने वाला पेनिसिलिन है। और ये पेनिसिलिन क्या है, फर्स्ट डिस्कवर्ड एंटीबायोटिक है, जिसको किसने डिस्कवर किया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। लेकिन उसको यूजफुल फॉर्म में चेंज करने का काम फ्लोरी और चेन ने किया था। ये भी आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, लेकिन वो माइक्रोस इन ह्यूमन वेलफेयर चैप्टर में लिखा हुआ है। यहाँ तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट हमने देखा कि यहाँ का जो न्यूक्लियोइड है, देखा है हम लोग, मतलब इसको अब यहाँ पे स्पेसिफिकली डीएनए है जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है, उसके मैंने 4 नाम बताए थे। पहला नाम देखा हम लोगों ने, उसको न्यूक्लियोइड बोलेंगे, उसको जीनोफोर बोलेंगे, उसको इंसिपिएंट न्यूक्लियस बोलेंगे, या उसको बैक्टीरियल क्रोमोसोम बोलेंगे। फिर हमने ये देखा कि इसके अंदर भी, इसके मतलब जैसा यूकैरियोटिक सेल में राइबोसोम है, वैसा ही राइबोसोम कहां पर प्रेजेंट है, बैक्टीरिया में प्रेजेंट है। लेकिन बैक्टीरियल राइबोसोम और यूकैरियोटिक राइबोसोम में डिफरेंस है, क्योंकि बैक्टीरियल राइबोसोम 70S है और यूकैरियोटिक राइबोसोम जो है वो 80S है। अब इसका मतलब क्या है, जब मैं राइबोसोम पढ़ाऊंगा तो डिटेल में समझाऊंगा, लेकिन इतना समझो अभी यहाँ पर क्लियर हो गया। नेक्स्ट सर, यहाँ पर अदर उसके अलावा क्या प्रेजेंट है, तो यहाँ पर इंक्लूजन बॉडीज प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे गैस वैक्यूल प्रेजेंट होता है, इस तरह के स्ट्रक्चर यहाँ पर प्रेजेंट होंगे। फिर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है जो बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है, उसका नाम प्लाज्मिड है। और प्लाज्मिड 5 तरह के होते हैं, हम लोग डिटेल में देखने वाले बात। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा बैक्टीरिया की सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच का जो गैप है उसको पेरीप्लाज्मिक स्पेस बोलते हैं, और ये पेरीप्लाज्मिक स्पेस इज एनालॉगस टू लाइसोसोम, मतलब ये लाइसोसोम की तरह एनालॉगस होता है। जैसा कि लाइसोसोम ब्रेक डाउन करने में मदद करता है, उसके अंदर जैसे लाइटिक एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, वैसे ही एंजाइम इस जगह पर भी प्रेजेंट होते हैं। फिर सर हम लोग आप अगर यूकैरियोटिक सेल में देखेंगे तो यूकैरियोटिक की जो सेल मेम्ब्रेन होती है और बैक्टीरिया की जो सेल मेम्ब्रेन होती है, इनमें बहुत सारी सिमिलरिटी होती है, कुछ चेंजेस होते हैं, मैं बाद में बताऊंगा आपको स्पेसिफिकली। जैसे कि पोपेनॉइड्स की वगैरह अगर हम लोग बात करेंगे तो वो अलग प्रेजेंट होता है जो बैक्टीरिया में होता है। और एनिमल सेल में, या तो एनिमल सेल की अगर बात करेंगे तो वहां पे कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है, आगे देखेंगे। और प्लांट सेल में देखेंगे तो वहां पे फाइटोस्टेरॉल होता है, और फंगाई की सेल देखेंगे तो उसमें अर्बोस्टेरॉल प्रेजेंट होता है, वो डिटेल में देखने वाले।
नेक्स्ट इसके अलावा सर यहाँ पे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल वाले स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे, जैसा कि माइटोकॉन्ड्रिया है, जैसे कि प्लास्टिड है, प्लास्टिड मतलब क्लोरोप्लास्ट है, जैसे कि लाइसोसोम है, जैसे कि वैक्यूल है, जैसे अदर भी मतलब क्या है इंक्लूजन बॉडीज होते हैं, उसमें भी माइक्रो बॉडीज होते हैं। स्पेसिफिकली अगर देखेंगे तो ग्लाइकोसोम होता है, पेरोक्सीसोम होता है, ऐसा ग्लाइकोक्सीसोम होता है, ये सब चीजें प्रेजेंट होगी। यहाँ तक क्लियर हो गया? तो ये दोनों में मैंने आपको बहुत डिटेल में इसका डिफरेंस समझाया। अब हम लोग यूकैरियोटिक सेल स्टार्ट करेंगे और यूकैरियोटिक सेल स्टार्ट कर डिटेल में आप उसके बारे में देखेंगे। देखिए जब आप लोग एनसीईआरटी पढ़ोगे तो अब आपको कुछ न्यूमेरिकल डेटा आएगा, जैसे एग्जांपल के तौर पे बैक्टीरियल सेल का शेप कैसा है, मतलब बैक्टीरियल सेल का डायमीटर कितना होता है, यूकैरियोटिक सेल का डायमीटर कितना होता है, फिर अलग अलग और अलग अलग शेप दिए हुए हैं उनके, मतलब सेल दिए हुए हैं उनके शेप आपको याद करना लगेगा। तो ये चीजें कुछ होती है वो याद करना लगेगा आपको, वो भी मैं अगले क्लास में आपको लिख कर दूंगा। उसके अलावा हम लोग एक एक ऑर्गेनल को डिटेल में पढ़ेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि आपको एक एक ऑर्गेनल पे एक सेपरेट वीडियो बनाकर डाला जाए, ताकि उतना ही आप लोग देखोगे और उससे आपको फायदा होगा। तो आज हम लोग इस क्लास को ऑफ कर रहे हैं और शायद आप जितना मैंने पढ़ाया वो आपको अच्छे से समझा होगा। आप इसको और बार बार देखा करो और इन चीजों को क्लियर करो। जितनी चीजें मैंने आपको बेसिकली बताई है इसमें से बहुत बेसिक कवर होने में, बहुत सी बेसिक क्लियर होने में बहुत फायदा हो जाएगा। थैंक यू वंस अगेन, गुड डे।